बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाई में अपनी स्टार्टिंग कर चुके होंगे और आप मेरे ख्याल तीसरा दिन है हम लोगों को क्लास लेते हुए। एक दिन तो वैसे ही बातचीत का सेशन रहा था, बातचीत का दौर रहा था। कल हमने एक सब्जेक्ट स्टार्ट किया था पॉलिटिकल साइंस और इंट्रोडक्शन की क्लास थी जिसमें मैंने बताया था कि किस तरह से संविधान का एक बैकग्राउंड तैयार हुआ हमारे देश में और अंग्रेज़ों के यहाँ राज करने के कारण बहुत कुछ हद तक हमने ब्रिटेन से सीखा कानून के बारे में कि कैसे कानून व्यवस्था चलती है, क्योंकि जब यहाँ वायसराय थे या गवर्नर जनरल हुआ करते थे तो बड़ा प्लान्ड तरीके से वो लोग काम करते थे। तो उनके अकॉर्डिंग, क्योंकि 200 साल यहाँ राज कर गए तो उनका प्रभाव तो हम पे रहना लाजमी था और जिसका आज तक हम देख पा रहे हैं कि जो दीवानी फौजदारी मामले हैं या न्यायालय हैं, ये सब सिस्टम कहीं ना कहीं अंग्रेज़ों के टाइम पर ही हम लोगों ने देखा था कि एग्जिस्टेंस में आ गया था। बढ़ते 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 फाइनली जाके हम लोग पहुंच गए थे कि किस तरह से कैबिनेट मिशन भारत आया और सेकेंड वर्ल्ड वॉर ने एक बात क्लियर कर दी कि बहुत लंबे टाइम तक ब्रिटेन अपने उपनिवेशों को अपने कंट्रोल में रखने के अब शायद लायक नहीं रहा था और ब्रिटेन इस बात को सही समय पर भांप गया और इसीलिए उसने कह दिया कि 1948 में हम भारत को इनके हाथों सौंप के सत्ता को और चले जाएंगे, और जो उसने किया भी। इसी कारण 14 अगस्त को पाकिस्तान एक नए राष्ट्र के रूप में जन्म लेता है और 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ादी हासिल करता है, या कह लीजिए पावर का सिर्फ हस्तांतरण हुआ था उनसे और हम तक, हमारे नेताओं के हाथों तक पावर पहुंच गई थी। 1947 की इस घटना के दौर में भी आप देखते हैं कि 1947 से 1950 के बीच में जो टाइम पीरियड था हमारा, इस दौर में 47 से 50 अंग्रेज तो जा चुके थे लेकिन आपकी वो किताब लिखकर अभी तैयार नहीं हुई थी। वो किताब मतलब लिखित दस्तावेज जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। कल हमने जिसके बारे में थोड़ा बैकग्राउंड तैयार किया था कि क्या ज़रूरत पड़ी कॉन्स्टिट्यूशन की, उसके बारे में बातचीत करेंगे आज। तो 47 से 50 के दौर में इन 3 सालों में, अगर हम पूरे 3 ना माने तो भी 2.5 तो मानना पड़ेगा, क्योंकि अगस्त 15 के बाद से आप खुद अपने जिम्मेदार थे अपने देश को चलाने के, एडमिनिस्ट्रेशन के, यहाँ के कानून सब आपके अकॉर्डिंग चलने थे। लेकिन अभी आपने वो किताब लिखकर तैयार तो की नहीं थी, अभी तो आपकी प्रारूप समिति भी नहीं बनी थी, ड्राफ्टिंग कमेटी, जो मेजर हिस्सा देखेगी पूरे संविधान का। तो इसका मतलब आपके पास कुछ तो था जिसके कारण 2.5 साल आप इस देश को संभाल पाए, क्योंकि जब आपका देश आज़ाद हुआ तो 40 करोड़ की बड़ी आबादी यहाँ पर रहती थी और 40 लोगों को संभालना ही मुश्किल होता है। एक परिवार, जॉइंट फैमिली में 10-12 आदमी नहीं संभलते, 40 तो बहुत दूर की बात है और मैं बात कर रही हूँ 40 करोड़ की। तो इतनी बड़ी आबादी को संभालना कोई हंसी खेल नहीं था और इससे ये तो आइडिया लगा के चलिए कि कुछ ना कुछ था लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर। वो क्या था? कल मैंने आपको बताया था 1935 का भारत सरकार अधिनियम आया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार अधिनियम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, GOI इनको बोलते हैं। बहुत सारे आए थे। 35 का हमारे खास काम का है, क्योंकि इसी के बेसिस पे 37 में आपकी सरकार बनी थी जिसने इस्तीफा दिया था 39 में और मुक्ति दिवस मनाया था मुस्लिम लीग ने, और अगले ही साल 40 में अपनी डिमांड की थी स्पष्ट कि भैया हमें 2 अलग राष्ट्र पाकिस्तान के नाम पर। अब वही सब चीजें आगे जोड़ के हम देख रहे हैं। 35 के इस भारत सरकार अधिनियम को आपने एक बेस के रूप में अपने आज के कॉन्स्टिट्यूशन में भी ऐड किया हुआ है और इन 2.5 सालों में अगस्त 47 से और जनवरी 1950, क्योंकि 25 जनवरी तक तो आपके पास नहीं था ना संविधान, जो था भी तो आपने उसको अपनाया नहीं था, तो 26 जनवरी को आपने उस लिखी हुई किताब को कहा कि आज के बाद हम इसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। लेकिन इन 2.5 सालों में, अगस्त 47 से 48, 49 और 50, 2.5 सालों में आपने जिस बेसिस पे अपने देश की सरकार चलाई वो ये वाला बेस था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, GOI गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। यानी आपके यहाँ से अंग्रेज तो चले गए लेकिन उनके दिए हुए एक्ट को आप 2.5 साल तक आगे बढ़ाते रहे। और मैंने कल भी ये बात कही थी कि इसकी ही बेसिक सारी चीज़ों को उठा के आपने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की रचना की है। 1950 से पहले, 47 से 50 के बीच में जब ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आप यूज़ कर रहे थे, उस दौर में आपके देश के बहुत बड़े बड़े दिग्गज नेताओं ने, जो सच में नेता कहलाने के लायक थे, उन लोगों ने बेहद काम किया, बहुत मेहनत की और 60 देशों का संविधान पढ़ना कोई मजाक नहीं होता। और इनमें सबसे बड़ा रोल प्ले किया था BR अम्बेडकर जी ने। अम्बेडकर जी की कहानी भी बड़ी
ये मान लीजिए कि दुखों से भरी हुई रही। पहले तो जन्म बहुत गरीब परिवार में लिया, एक तो गरीबी, ऊपर से नीची जात जिस टाइम पे मानी जाती थी, महार जाति, उसमें वो जन्मे, तो दोहरी मार थी, जाति नीची और गरीबी। लेकिन ये शुक्र था भगवान का, कहीं ना कहीं कहते हैं कि ढूंढना चाहिए ब्लेसिंग्स को, तो ये शुक्र था कि उनके पिताजी नौकरी में थे। नौकरी वाले आदमी की एक बंधी हुई तनख्वाह होती है और वो भूखा नहीं मरेगा, ना उसका परिवार भूखा मरेगा। तो पिताजी की उस तनख्वाह के बलबूते ये पढ़ने लिखने के काबिल बन गए और पढ़ लिख के इतना पढ़ लिख गए कि फिर दुनिया के संविधानों को इन्होंने पढ़ा और भारत का, वर्ल्ड का सबसे विशाल लिखित संविधान लिखने में इन्होंने बहुत मेजर रोल प्ले किया। ये कहानी सुन के जितना आसान आपको लग रहा है, अंबेडकर का जीवन उतना आसान नहीं था। बहुत 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 ज्यादा नेगेटिव दौर से उबर के और उन्होंने अपनी एक जगह बनाई थी इस भारतीय समाज में। आज भी आप देखते हैं नीची जाति में पैदा होने वालों को तो वैसे ही बहुत ज्यादा, अब तो बराबरी की बात करते हैं ना, लेकिन आज भी आप गांव में जाके देखिए, पिछड़े इलाकों में एज इट इज वो 1947 के बाद का जो भारत है ना, वो वहां आज भी देखने में नहीं मिलता। तो बहुत ज्यादा हद तक कोशिश की गई है बराबरी लाने की, लेकिन फिर भी बराबरी में अभी टाइम है। और इस चीज को आप किसी भी गांव में जहां पिछड़े हुए गांव हैं वहां जाके देख लीजिए, आज भी जात पात का, यूपी के कितने सारे इलाके हैं, बिहार के, दूर ना जाए हरियाणा में भी जो हमारे पेरेंट्स की एज के लोग हैं वो आज भी मानते हैं कि जात पात में बहुत ज्यादा अंतर है। तो इन चीजों को सोचो, आज से मैं 100 साल से भी पुरानी बातें कर रही हूँ, जब ये अंबेडकर जी का जन्म हुआ, इनका जो परिवार था उस टाइम पे कितने नेगेटिव दौर में इस आदमी ने पूरी कोशिश की कि ये पढ़ लिख कर काबिल बने। जब सब टांग खींचने में लगे रहते थे, तब उस कंडीशन में अपने आप को इस काबिल बनाना कि पढ़ लिख के उनकी बराबरी पे तर्क देने के लायक बने। और उस टाइम ये मत मानो कि बाकी बस पढ़ने लिखने से बात बन गई, पढ़ने लिखने के बावजूद इनके एंटी थे आपके देश के सारे बड़े लीडर्स। मैं उनमें से एक एक का नाम तो नहीं लूंगी, पर जितने बड़े दिग्गज नेताओं के नाम आप जानते हैं ना, 40 से 50 के दौर में, एक दौर में वो सब एंटी थे। और जब कैबिनेट मिशन के कहने पे संविधान सभा के लिए इलेक्शन हुए थे ना, तो जो ये देसी राजा मैंने बताया था मनोनीत किए थे 93, 292 इलेक्टेड थे। तो उस इलेक्टेड के चक्कर में अंबेडकर जी ने अपना नामांकन दर्ज किया था। ये पूरा इलाका जिसको आज आप गुजरात और महाराष्ट्र कहते हैं, ये पहले बंबई हुआ करता था। कहते हैं यहाँ मुंबा देवी एक माता थी, कोई जैसे है ना चंडी माता है चंडीगढ़ में, ऐसे मुंबा देवी कोई माता थी, उनका मंदिर भी है यहाँ, उनके नाम पे इसका नाम मुंबई पड़ा था। और वही कालांतर में बिगड़ते 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 बंबई हो गया, अब फिर उसका नाम मुंबई है। तो मुंबा देवी के नाम पे ये मुंबई था। ये पूरी बेल्ट गुजरात से लेके आज जो महाराष्ट्र 2 हिस्से हैं, ये उस टाइम एक सिंगल था और इसी को आप बंबई कहते थे। तो यहाँ ढेर सारी सीटें रही होंगी, क्योंकि आज भी आप महाराष्ट्र को देखिए, गुजरात को देखिए, लोकसभा राज्यसभा की कितनी सारी सीटें तो हैं। महाराष्ट्र में 48 सीटें हैं ना, और गुजरात में कितनी है 26। तो आप लगाइए आज भी आबादी इतनी है, तो पहले भी तो आबादी रही होगी। यहाँ की सीट से, मुंबई की सीट से इन्होंने अपना नाम भरा, मतलब इलेक्शन के लिए मुंबई की सीट से। सारे बड़े बड़े लीडर्स एंटी हो गए और उन्होंने कहा कुछ हो जाए अंबेडकर को जीतने नहीं देना, चाहे दिन रात एक करना पड़े, अंबेडकर की जीत यहाँ से नहीं होनी चाहिए। और अपनी जीत से वो उतने खुश नहीं हुए बाकी सारे बड़े लीडर्स जितने वो अंबेडकर को हरवा के वो परिस्थितियां पैदा करके हुए कि चलो ठीक है अंबेडकर इस सीट से हार गया, एक आदमी खुशी दे गई उन लोगों को। लेकिन अंबेडकर भी इतने कच्चे खिलाड़ी नहीं थे कि हार मान लेते, यहाँ से हारे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इन्होंने जैसे चरणों में होते थे ना इलेक्शन, पहले भी तो ये था एक साथ सारे इलेक्शन, कोई आम चुनाव नहीं थे ये, तो इन्होंने अपना यहाँ से हारने के बाद नामांकन यहाँ से भर दिया। ये इलाका था जो आज बांग्लादेश है ना, तब ये पूर्वी बंगाल था और इसी को पूर्वी पाकिस्तान बाद में हमने देखा, आज इसको आप बांग्लादेश कहते हैं। तो इस इलाके में आके एक सीट से ये खड़े हुए और यहाँ मुस्लिम लीग का बाहुल्य था, मुस्लिम लीग का जड़ें मजबूत थी, तो मुस्लिम लीग के सहयोग से अंबेडकर यहाँ से जीत गए। यानी अंबेडकर की एंट्री तो हो गई कि भैया मैं भी संविधान सभा में आके ही दम लूंगा चाहे कुछ हो जाए, और वो घुस तो गए संविधान सभा में, लेकिन ये लंबा नहीं चल पाएगा क्योंकि जब ये सब चल रहा था, जुलाई की घटना है ये, जुलाई 1946 की ये सब, और दिसंबर में तो इनकी बैठक स्टार्ट हो जाएगी। तो आप ये लगा लो कुछ महीनों का खेल था ये। पहले बंबई की सीट से इलेक्शन में खड़े हुए, हारे, फिर बंगाल मतलब आज का बांग्लादेश भी है, वहां से जीत के ये संविधान सभा के मेंबर बन गए। लेकिन देखिए किस्मत को क्या मंजूर था कि ये वहां से मेंबर ना बने, ये जिस सीट से हारे हैं वहां से मेंबर बने। तो क्या हुआ 1947 में जब आपके देश का बंटवारा हुआ, तो जिस सीट से ये जीते थे ना, वो सीट चली गई बांग्लादेश यानी पूर्वी
पाकिस्तान के हिस्से में। तो अब भारत के हिस्से में वो सीट है ही नहीं जिससे अंबेडकर जीते हैं। तो एक तरह से अंबेडकर की जो सीट थी वो तो चली गई, तो अंबेडकर भी चले गए। तो अंबेडकर को एक तरह से आप मान लीजिए कट हो गए वो संविधान सभा से जीतने के बावजूद भी, क्योंकि जिस सीट से वो जीत के आए थे वो सीट ही हमारी नहीं है। तो इस बात की चिंता हुई एक आदमी को जो बहुत पढ़ा लिखा, बहुत काबिल था, जिसने कि भारत के संविधान को असली कहूँ तो मेन जो ढांचा दिया है ना, वो जिनके नाम मैं ले रही हूँ उन्होंने नहीं दिया है, मेहनत सबने की है। लेकिन एक होता है रीढ़ की हड्डी के रूप में जिस आदमी ने काम किया, उनका नाम था BN राव। बहुत 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 बड़ा योगदान है, लेकिन किताबों में इनको बहुत छोटा करके दिखा दिया। BN राव, बेनिगल नरसिंह राव, कह देते हैं बस एक संवैधानिक सलाहकार थे। सिर्फ सलाहकार नहीं थे, ये वो आदमी था जिसने सारा खाका तैयार किया था आपके भारत के संविधान का। संविधान के जनक के रूप में आप इनको नहीं जानते, आप जानते हैं BR अम्बेडकर जी को, जो बहुत बड़े ज्ञाता थे, कानूनों के विधि के ज्ञाता, बहुत बड़े विधिवेत्ता थे। लेकिन BN राव को भी आप नकार नहीं सकते, और क्योंकि आप लोग पढ़े लिखे हैं, अब कोई भी नॉर्मल आदमी है तो उसको BN राव से कोई मतलब नहीं है। उनके लिए अम्बेडकर इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए भी अम्बेडकर इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम इसको डिटेल में जाएंगे कि अम्बेडकर से पहले एक बेस के रूप में बहुत सारा काम बेनिगल नरसिंह राव जी ने कर दिया था। BN राव, कितनी अजीब बात है कि संविधान सभा के मेंबर नहीं थे, ये कोई पैसा नहीं ले रहे थे संविधान सभा की मीटिंग्स में जाने का। जैसे जितने लोग मैं आपको नाम बताऊंगी ना, जितने आज से 2-4 दिन बाद जितने नाम सुनोगे आप, इन सब ने पैसा लिया है। चाहे वो अंबेडकर थे, चाहे वो नेहरू थे, दुर्गाबाई देशमुख थी, सरोजनी नायडू थी, या जितने आपने नाम सुने हैं, पटेल भी क्यों ना हो, गांधी तो मेंबर ही नहीं थे, ये जितने बड़े नेहरू हो या कोई भी आपने नाम सुने, सबने पैसा लिया, और लेना भी चाहिए भाई। वो 2-3 साल देश के लिए काम कर रहे हैं, तो उनका घर थोड़ी देश से चल रहा है। अगर वो पैसा नहीं लेंगे तो उनका घर कैसे चलेगा। पैसा खर्च हुआ, पैसा लिया भी गया, सबने अपना मेहनताना लिया जो उनका हक बनता था, और ये गलत नहीं था। लेकिन BN राव वो आदमी है जिसने एक अठन्नी नहीं ली, 1 रुपया नहीं लिया हमारी संविधान सभा के खर्चे में से, और कहा मैं अपनी ये सेवाएं मुफ्त में दूंगा। इनके पास कमाई के बहुत सारे साधन थे, बहुत पढ़े लिखे थे, वेल एजुकेटेड आदमी थे ये। ICJ का नाम सुना है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जिसका हेडक्वार्टर है हेग में। हेग कहाँ है? हेग शहर है, HAGUE इसकी स्पेलिंग लिखते हैं। ये नीदरलैंड में पड़ता है, नीदरलैंड। आप सबने नीदरलैंड का नाम सुना होगा। इसी को पहले आप हॉलैंड कहा करते थे, हॉलैंड पुराना नाम था, अब इसको नीदरलैंड कहते हैं, और यहीं का एक शहर है हेग। इसमें इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर है, ICJ का, जहां पूरी दुनिया का आप मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट है। अगर मैं बहुत बेसिक भाषा में कहूं ताकि आपको याद रहे, तो पूरी दुनिया का, इस वर्ल्ड के हर देश का सुप्रीम कोर्ट, सबके अपने अपने सुप्रीम कोर्ट होते हैं ना, पूरी दुनिया का सुप्रीम कोर्ट मान लीजिए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को, जिसमें बहुत बड़ी बात है, पूरे देश दुनिया के बेस्ट 15 जजेस यहाँ पहुंच पाते हैं। और मैं प्राउड से ये बात बता रही हूँ आपको कि इंडिया से आज तक 4 लोगों का चयन इस ICJ में बैठने के लिए हुआ है। ये कितने प्राउड की बात है कि दुनिया के बेस्ट जजेस में आपके देश के भी 4 जजेस का नाम आया, जिनमें से एक का नाम आप बोर्ड पे देख रहे हैं, BN राव के रूप में, बेनिगल नरसिंह राव। ICJ का मेंबर बनना अपने आप में बहुत प्राउड की बात है, क्योंकि दुनिया के बेस्ट 15 जजेस यहाँ पहुंच पाते हैं, जिनकी बहुत अच्छी कमांड होती है, जो लीड करते हैं अपने फील्ड में, जुडिशरी के फील्ड में। तो ये BN राव वो आदमी है जिसने अपनी सुविधाएं दी, अपना दिमाग खपाया भारत के लिए संविधान लिखने में, लेकिन एक अठन्नी नहीं ली, कोई पैसा नहीं लिया इन्होंने भारत की संविधान सभा से। इनको चिंता हुई क्योंकि इन्होंने फील किया कि अंबेडकर का देश के संविधान लिखते टाइम साथ होना बहुत जरूरी है। अगर अंबेडकर नहीं होंगे तो दलितों को कहीं ना कहीं निग्लेक्शन फील होगा, और इस देश की एक बड़ी आबादी दलितों की थी, आज भी है। आज भी आप देखिए देश की टोटल आबादी का 16% तो दलित ही हैं, 8.5% जो है वो ST हैं, जिनको आप आदिवासी कहते हैं। ST मतलब शेड्यूल्ड ट्राइब। तो इतनी बड़ी आबादी को अगर आप निगलेक्ट करते हैं तो ये फिर भारत का संविधान कैसे कहलाएगा। इसीलिए BN राव जी ने फील किया कि कुछ भी करके अंबेडकर की सीट बेशक चली गई, लेकिन अंबेडकर जी को हमें इसका मेंबर बनाना पड़ेगा। किस्मत देखिए, जब ये सब प्रॉब्लम चल रही थी, हौच पौच चल रहा था, उसी टाइम पर हिंदू महासभा के एक मेंबर थे जिनका नाम था MR जयकर जी। काफी बड़े लीडर थे ये भी हिंदू महासभा के। इन्होंने किसी
कारण से कुछ आंतरिक इस तरह की गड़बड़ियां थी राजनीति के चलते, जो कि बताई नहीं जाती हैं, लेकिन इन्होंने इस्तीफा दे दिया। हिंदू महासभा के एक जीते हुए आदमी ने अपनी पोस्ट से, बंबई की सीट थी वो, इस्तीफा दे दिया। M.R. जयकर का हटना और अंबेडकर के लिए सीट खाली होना एक ही बात थी। तो M.R. जयकर को जबरदस्ती नहीं हटाया, कंडीशंस ऐसी पैदा हो गई थी या शायद कर दी गई थी कि जयकर जी ने इस्तीफा दिया और जैसे ही सीट खाली हुई, B.N. राव जी ने एक तरह से गाइडेंस दी। आपके देश के उस टाइम में एक बड़े लीडर थे जिनका नाम था राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद को कहा कुछ भी करके अंबेडकर को मेंबर बनाओ। ये कौन कह रहा है? B.N. राव, जो कि खुद मेंबर नहीं है। वो अपने आप नहीं कह रहे कि मुझे मेंबर बनाओ, कह रहे अंबेडकर को मेंबर बनाओ। इसकी सीट चली गई पाकिस्तान में, पूर्वी पाकिस्तान, अब ये मेंबर बनना चाहिए। B.N. राव ने ये बात कही अपने राजेंद्र प्रसाद जी को। राजेंद्र प्रसाद जी ने ये बात कही कि भाई मैं तो क्या करूंगा, इसके लिए बंबई की जो सीट है, पहले बंबई में ना प्रधानमंत्री होते थे। अजीब बात देखो, हमारे देश में जब आजाद हुए ना हम, तो उस टाइम CM नहीं थे प्रांतों के, PM थे, प्रधानमंत्री। तो बंबई के प्रधानमंत्री उस टाइम पर थे B.G. खेर, बाल गंगाधर खेर, ये भी काफी बड़े आदमी थे। तो B.G. खेर को राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि बंबई की सीट से M.R. जयकर जी ने जो इस्तीफा दिया है, उस सीट पे अंबेडकर जी आएंगे। तो B.G. खेर ने कहा ठीक है भैया, मुझे तो भाई एक सीट ही तो भरनी है, कोई बैठे और जिसको आप कह रहे हैं हम उसको बैठा लेंगे। तो B.G. खेर ने जयकर का इस्तीफा जो है वो अपने आप लिया और उनकी सीट पर आ गए अंबेडकर। ये सारी थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स कहानी है, दोबारा एक बार समझ लीजिए। अंबेडकर जी ने पहले कोशिश की थी बंबई की सीट से जीतने की, इलेक्शन लड़ने की, हार गए। वो गए बंगाल की तरफ की सीट पर। जिस सीट पे वो जीते, मुस्लिम लीग ने मदद की थी, लोगों के बीच में उनको प्रचार प्रसार किया, वो जीत गए। उनके जीतने के बाद, ये जुलाई अगस्त की कहानियां थी, उनके जीतने के बाद अगले साल 1947 में आप आज़ाद हो गए और आज़ादी के साथ साथ आपकी जो वो सीट थी अंबेडकर जी की, वो चली गई पाकिस्तान के कब्जे में। तो सीट गई तो कौन पूछेगा? अब ये प्रॉब्लम फील की B.N. राव ने। राव जी ने कहा राजेंद्र प्रसाद को, क्योंकि वो संविधान सभा के अध्यक्ष थे, उन्होंने कहा मुंबई की सीट पे पॉसिबिलिटी है। उन्होंने मुंबई के प्रधानमंत्री ये बाल गंगाधर खेर जी को कहा और खेर जी ने M.R. जयकर का इस्तीफा मंजूर किया, जो कि कहते हैं राजनीतिक कुछ कारण थे जिस कारण उन्होंने परेशान होकर वो इस्तीफा दिया था। अब ये भगवान नहीं जाने वो दबाव बनाया गया था या खुद की उनकी मर्जी थी। खैर जो भी रहा, जयकर जी का इस्तीफा किसके पास गया? B.G. खेर के पास। खेर ने इन्फॉर्मेशन दी राजेंद्र प्रसाद को, राजेंद्र प्रसाद जी ने B.N. राव को, और वहां से अंबेडकर जी उस सीट को छोड़ के वापस अपने देश की बंबई की सीट से विजयी हुए। तो कहते हैं कि भैया नियति में लिखा था कि बंबई की सीट से इनको आना था, लेकिन अब ये इलेक्टेड की तरह नहीं आए, इलेक्टेड थे ये बंगाल की तरफ से। ये क्वेश्चन पेपर में जैसे आए वैसे ही आंसर दीजिएगा। पहले इनकी हार हुई है बंबई की सीट पे, ये जीते हैं बंगाल की सीट पे, लेकिन बंगाल की सीट चली गई पूर्वी पाकिस्तान में, इसलिए इनको वापस बंबई की सीट से ही मेंबरशिप दी गई। ठीक है, तो अब हमारे देश में बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए काम करने के लिए, जिनमें B.N. राव है, अंबेडकर है, नेहरू है, गांधी नहीं थे, गांधी कभी इसके मेंबर थे ही नहीं संविधान सभा के, पटेल हैं या सरोजनी नायडू हैं, बहुत सारे लोग। टोटल अगर बहुत सारों से मेरा मतलब है तो हर टोटल को हम 40 करोड़ से जोड़ के समझेंगे। ये आपकी टोटल आबादी थी और 389 सदस्य आपके इस आबादी पे बनाए गए। तो आप अंदाजन लगा लीजिए 400 लोग चुनने थे, क्योंकि 10 लाख पे एक आदमी था, एक कैंडिडेट, तो 400 लोग लगभग आपको चुनने थे। 389 का चुनाव हुआ। इन 389 में से 292 आपके और 93 और 4, इसको आप देखेंगे तो ये 389 बनेगा। देखो ऐसे कैसे बने हैं वो बता दिया आपको। ये मैंने क्यों लिखा, ये थी आपकी 93 थी आपकी देसी रियासतें जहां राजा रजवाड़े थे, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई इलेक्शन विलेक्शन, इन्होंने अपनी मर्जी से जिसको चाहा उसको भेज दिया। ये था आपका ब्रिटिश भारत, ब्रिटिश शासित भारत, यानी वो भारत जो कि ब्रिटिशर्स के सीधे कंट्रोल में था। अब वो जा रहे हैं तो वहां से 292 मेंबर चुन के आए हैं। और ये 4 थे कमिश्नरी प्रांत। कमिश्नरी प्रांत वो थे जिनको थोड़ा सा अलग, जैसे यूनियन टेरिटरी टाइप होती है ना, इस तरह से मान लीजिए कमिश्नरी प्रांत थे 4। और ये 4 प्रांत भी मैं लगे हाथ बता दूं आपको, A, B, C, D। A मतलब है अजमेर मारवाड़ यानी राजस्थान का इलाका,
बी मतलब है बलूचिस्तान, आज के पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, सी मतलब है कुर्ग, आपके कर्नाटक का हिस्सा, और डी मतलब है दिल्ली, जो आज भी आपका यूनियन टेरिटरी है। तो ये चीफ कमिश्नरी प्रांत थे 4, इनके मेंबर आए 4। 292 आए ब्रिटिश भारत से, जो कि बिल्कुल अब खाली होने वाला था, और देशी रियासतों से आए 93, जहाँ के राजा थे, और राजा महाराज अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को अपनी मर्जी से भेज रहे थे, तो वो इलेक्टेड नहीं थे, वो नॉमिनेटेड थे, वो मनोनीत थे। इनको आप ऐड करेंगे तो आप देखेंगे 983, ये सेम आंकड़ा बन गया। तो ये कैसे बना है ये हर एक को पता हो। अब इन टोटल लोगों में से ही मुस्लिम लीग के लोग भी हैं, कांग्रेस के लोग भी हैं, यूनियनिस्ट पार्टी भी है, अदर्स भी हैं, इंडिपेंडेंट भी है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। जैसे 208 जो थे ना वो कांग्रेस, ये नहीं पूछेंगे, वो पूछ सकते हैं। 73 जो थे मुस्लिम लीग के थे, ऐसे यूनियनिस्ट पार्टी के, अदर्स, इंडिपेंडेंट, बहुत सारे लोग थे। तो टोटल मिला के 389, और वो कैसे बने, 292, 93 और 4 को मिला के, ठीक है। इन टोटल 389 लोगों में से 15 महिलाएं थी। महिलाएं, मैंने कुछ के नाम अभी आपके सामने लिए, दुर्गाबाई देशमुख, सरोजनी नायडू, हंसा मेहता, ये ऐसी महिलाएं जो विदुषी महिलाएं थी। विदुषी समझते हैं ना, जिनका इंटेलिजेंस लेवल बहुत हाई था, और जो इस काबिल थी कि वो देश की राजनीति का आगे मुख्य धारा कैसी होगी इसको डिसाइड करने में अपना एक रोल प्ले करके और लोगों के बीच में बात कर सकें। तो 15 औरतें उस टाइम पर, ये हमारी दादी जब थी बच्चियां या वो पैदा हुई होंगी तब के दौर की बात है। आप सोचिए हमारी दादियों के टाइम में हमने देखा है कि औरतों की कोई इंपॉर्टेंस नहीं थी। तो ये 15 कितने ज्यादा पढ़ी लिखी, काबिल और अच्छे घरों की महिलाएं रही होंगी कि जिनका मानसिक स्तर इतना था कि वो भारत के आने वाले भविष्य के लिए संविधान के निर्माण में एक सहायिका के रूप में काम कर सकें। तो भाई नमन करना चाहिए ऐसी औरतों को। आदमियों का पढ़ना उस टाइम बहुत बड़ी बात नहीं थी, बड़ी बात थी, लेकिन सोचो औरतें उस टाइम इतनी पढ़ लिख गई, 15 औरतें, और इन 15 महिलाओं में एक औरत इकलौती थी जो मुस्लिम कम्युनिटी को बिलोंग करती थी। तो ये और बड़ी बात है, क्योंकि मुस्लिम कम्युनिटी में पढ़ना और गलत समझा जाता था महिलाओं का, हिंदुओं में भी गलत ही समझा जाता था। हमारी दादियां कहाँ पढ़ी हैं? आप में से बहुत कम लोग होंगे जिनकी दादियां पढ़ी लिखी है। मेरी तो मम्मी भी पढ़ी लिखी नहीं थी। ये तो पढ़ाई लिखाई का दौर तो हमारी पीढ़ी ने देखा है, नहीं तो इससे पहले पापा तो फिर भी पढ़ते लिखते थे उस टाइम पर सबके, जो मेरे साथ के। आप तो बच्चे हैं हमारे लिए, आप तो 20, 22, 25 साल के लोग जुड़े हुए, कोई 18, कोई 17 का। मेरी एज है 38 ईयर्स। हमारे दौर में आके लड़कियां पढ़ने लग गई थी, लेकिन लड़कियां बस स्कूल तक जाती थी, पढ़ती तब भी हार्डली 10-15% थी। जैसे मुझे याद है मेरी क्लास में लगभग लड़कियां पढ़ने में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं थी। उनके पूरे दिन की बातचीत में हेयर स्टाइल की बातें होती थी, कपड़ों की बातें होती थी। हार्डली 2-4 लड़कियां थी क्लास में जो पढ़ाई को लेके, करियर को लेके, लाइफ को लेके सोचा करती थी। आज मैं देखती हूँ लगभग लड़कियां जो है वो पढ़ाई को लेके कॉन्शियस है। बहुत सारी लड़कियां, इनफैक्ट सारी लड़कियां आजकल देखें तो अपनी लाइफ को अपने हिसाब से जीना चाहती हैं। अब वो दौर चला गया जब लड़कियां सोचती हैं कि भाई जिसके साथ शादी होगी उसके हिसाब से जीवन जिएंगे। नहीं, तो बदलाव जो आया, ये औरतें उस टाइम पर 15 महिलाएं थी। हमारी दादियां जब पैदा हुई होंगी या नहीं भी पैदा हुई होंगी उस दौर की पढ़ी लिखी। इनमें एक मुस्लिम महिला जिनका नाम था बेगम, बेगम तो हर एक के नाम के आगे लगी जाता है, अय्याज रसूल, इकलौती मुस्लिम महिला भारत की संविधान सभा में जो मेंबर थी। तो ये प्राउड की बात है। बेगम अय्याज रसूल, ये अकेली महिला है मुस्लिम कम्युनिटी की। बाकी 14 हिंदू थी, उनमें एक आधी एससी भी थी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हिंदू और मुस्लिम में एक महिला मुस्लिम थी। 15 टोटल थी। तो इन सब ने, जुलाई में ये सब सारा प्रोसेस हो गया। फिर 3-4 महीने तक जैसे बातचीत चली, भाई क्या करें क्या ना करें, तो फाइनली इसकी मीटिंग स्टार्ट हुई 9 दिसंबर 1946 को, और फिर लगातार में मीटिंग्स होती जाएंगी। हमें हर एक मीटिंग के बारे में पता होना जरूरी नहीं है, लेकिन कुछ एग्जाम के लिए जो इम्पोर्टेंट है वो मैं बता दूंगी। 9 दिसंबर 1946 को फर्स्ट बैठक संपन्न हुई। फर्स्ट बैठक, इस बैठक में एक बड़ा डिसीजन लिया, क्योंकि 389 लोग कम नहीं होते, सारे नहीं पहुंचे। मुस्लिम लीग ने कहा हम नहीं जाते, ये हमारे लिए कुछ करेंगे ही नहीं। यानी 73 लोग तो सीधे, टोटल कितने थे? 389 ना। इसमें से देखो कौन कौन पीछे हट गए। 73 मुस्लिम लीग वाले बोले हम नहीं जाएंगे, एक भी आदमी नहीं आने दिया अपना। ऐसे ही देशी रियासतों के 93 बोले हम भी नहीं जाते, ये तो अपना लिखेंगे संविधान, हमें थोड़ी पूछेंगे। इतने सारे लोग नहीं आए। कितने हो गए ये? 166। 389 में से 166 तो ऐसे नहीं आए, और 2-4 को भाई हारी बीमारी भी है, शरीर भी है, सारे एज थे, 2-4
8-10 वैसे रह गए। तो आप ये लगा लो, इसमें से अगर मैं 166 माइनस करूं तो ये 322 223 पहुंचने थे ना, इनमें से 10-15 वैसे नहीं आ पाए और फाइनली पहली मीटिंग में पहुंचे 207 व्यक्ति, 207 टोटल। ये याद नहीं करना, लेकिन अगर समझ लोगे तो तुम्हें रटना नहीं पड़ेगा, इसलिए मैंने इसको एक्सप्लेन करके बताया। 389 टोटल चुने गए थे, मैंने 389 का तरीका तुम्हें दिखा दिया। 292 प्लस 93 प्लस 4, क्या कारण है? एक ब्रिटिश भारत के थे, एक देशी रियासतों के और 4 कमिश्नरी, ABCD। ए मतलब अजमेर मारवाड़, बी मतलब बलूचिस्तान, सी मतलब कुर्ग कर्नाटक और डी मतलब दिल्ली। तो 389 में से देखो 2 ने तो बाइकआउट किया, हम जाते ही नहीं। कौन कौन? मुस्लिम लीग और देशी रियासतें। ये मुस्लिम लीग मैंने पीछे लिखा ना, 208 थे, 73 थे, फिर एक एक करके इंडिपेंडेंट यूनियनिस्ट पार्टी वगैरह, तो टोटल थे वो लोग। अब ये मुस्लिम लीग बाइकआउट कर गई कि हमारे लिए लिखेंगे ही नहीं, हमारी सुनेंगे ही नहीं, और ये देशी रियासतें दोनों हट गई, एक भी आदमी नहीं आया। 166 ये कुछ परेशान थे, बीमार थे, वो वैसे नहीं आए। तो आने थे 223, लेकिन इनमें से कुछ वैसे अपने हिसाब किताब देख के नहीं आए, 207 पहुंचे पहली बैठक में। ये काम का आंकड़ा है, ये काम का आंकड़ा है, और जिसने बाइकआउट किया वो भी काम किया, ठीक है। ये 266, ये 166 तुम्हें सिर्फ समझाने के लिए बताया मैंने। तो 389 को आना था, न 73 मुस्लिम लीग के आए, न 93 देशी रियासतों के, और पहुंचे कितने? सिर्फ 207। जितने आपके शरीर में हड्डी हैं 206, उससे सिर्फ एक फालतू है। एक आधी किताब 208 लिखती है, गलत है। 207 लोग पहुंचे, और इन 207 में से सारे के सारे मेल थे। अगर फीमेल की बात करें पहली बैठक में, तो सिर्फ 9 महिलाएं पहुंची। टोटल थी भी तो 15 ही, इन 15 में से सिर्फ 9 पहुंची थी पहली बैठक में। दुर्गाबाई देशमुख, हंसा मेहता और सरोजनी नायडू, 3 के नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो आप याद रखना। 9 के नाम नहीं पूछेंगे, सिर्फ एक आइडिया रखना कि 15 में से कुल में से 9 पहुंची थी, और इनमें सिर्फ एक मुस्लिम महिला थी, बेगम अय्याज रसूल, ठीक है। तो इस तरह से इतने सारे लोगों में से पहुंचे महज 207। 207 भी कम नहीं होते, काम करने को तो एक ही आदमी बहुत होता है। सुभाष चंद्र बोस ने अकेले 2 लोगों की सहायता से सारा देश नहीं संभाल लिया था क्या? तो 207 भी कम नहीं थे। 207 लोगों ने प्लानिंग की और सबसे पहले कहा कि भाई हम इतनी बड़ी भीड़ है, पहली चीज तो हमें लीडर चाहिए, अपना एक हेड चाहिए, अध्यक्ष चाहिए। तो क्वेश्चन उठा किसको बनाए? तो कहा जो हम में सबसे ज्यादा उम्र दराज है, जिसका एक्सपीरियंस सबसे ज्यादा है, जो मैच्योर सबसे ज्यादा है, उसको बना दो। अब यहाँ सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस जो लीडर दिखे सबको, वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। काफी एज्ड थे ये, सच्चिदानंद सिन्हा, और एज्ड होने के कारण, मैच्योर समझदार, बाकियों से ज्यादा बड़ी उम्र होने के कारण इनको कह दिया सर आप 2-4 दिन काम संभाल लीजिए, एक बार काम पटरी पे आ जाए, उसके बाद जब रेल दौड़ने लगेगी तो एक अलग हेड बना लेंगे। यानी इनको टेम्परेरी हेड बनाया गया था, परमानेंट नहीं, टेम्परेरी हेड। तो पूछेंगे टेम्परेरी हेड कौन बने? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। लेकिन सिन्हा जी की किस्मत देखिए, उसी शाम सिन्हा जी की तबीयत खराब हो गई। एज थे ना सबसे ज्यादा, तबीयत खराब हो गई, हॉस्पिटलाइज कराने पड़े। अब क्या पता कितने दिन तक चलेगी ये दिक्कत, तो ऐसे में देश का काम तो नहीं रुक सकता ना भाई। एक आदमी देश चला रहा है, हेड है, लेकिन अगर उसे कुछ हो जाए तो देश थोड़ी रुकेगा, देश तो एज इट इज चलता रहेगा। तो इसीलिए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा सिर्फ 1 दिन के अध्यक्ष रहे, क्योंकि 1 दिन बाद जब ये बीमार हो गए शाम को, तो 11 तारीख को अगले 1 दिन के बाद जब बैठक हुई तो सबसे पहले कहा अपना अध्यक्ष बनाओ भाई, इस तरह से कि भाई हमें रोज रोज अध्यक्ष बदलने ना पड़े, यानी परमानेंट बना लो। अब यहाँ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत की संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया। भाई यही रहेंगे परमानेंट, वो टेम्परेरी थे, एज थे, टेम्परेरी थे, अब ये परमानेंट है, और ये तब तक रहेंगे जब तक कि संविधान लिखा जाएगा, संविधान सभा अपना काम करेगी। बहुत अच्छी बात है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उस टाइम 60 के आसपास की एज इनकी रही होगी, 60 के हेरफेर में, 60 प्लस, शायद 60-64 के बीच में इनकी एज थी, एग्जैक्टली मुझे नहीं याद, लेकिन ये 60 साल के थे। तो बाकियों से उस टाइम 60 साल को जवान ही मानते थे। ये तो हमारे दादाओं के पुराने टाइम के लोग हैं, उस टाइम तो नॉर्मल एज भी लोगों की 95 और 100 के बीच में हुआ करती थी। हमारे कितने MP और ये MLA और ये सब थे, राष्ट्रपति तक जो थे 90s तक जिए हैं वो बहुत लोग। तब एक एवरेज एज 90 साल पकड़ लेता था आदमी। अब अगर देखें तो लाइफ स्पैन वैसे तो बढ़ गया अगर टोटलिटी देखें, लेकिन अब 70 पकड़ना भी मुश्किल दिखता है, क्योंकि आबो हवा इतनी खराब हो गई है। तो ये 60 साल के थे, इनको कह दिया सर आप परमानेंट बन जाइए, ये परमानेंट अध्यक्ष है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 13 तारीख को, एक दिन बाद, जवाहरलाल नेहरू ने खड़े होके एक ऐसे फाइल उनके हाथ में थी, और लगभग उन्होंने 1-1.5 घंटा इस फाइल के बारे में प्रेजेंटेशन दिया। ये फाइल क्या थी? ये था आपका उद्देश्य प्रस्ताव। उद्देश्य मतलब समझते हैं ना आप? उद्देश्य का मतलब होता है ऑब्जेक्टिव, रेजोल्यूशन बोलते हैं इसको।
ये बहुत बढ़िया चीज़ है समझने के लिए, हर एक के लिए। ऑब्जेक्टिव क्या होता है? जो लोग साइकोलॉजी पढ़ते हैं उनको ये बताया जाता है कि ऑब्जेक्टिव और गोल दो अलग अलग चीज़ें हैं। ये सबको पता भी होना चाहिए। हम सबकी लाइफ में गोल्स होने चाहिए, कोई ना कोई एक गोल पहले बनाना चाहिए। भाई मेरी लाइफ का ये गोल है। अच्छा, जब यंग होते हैं ना आपकी एज में, तो ये पता ही नहीं होता कि गोल और ऑब्जेक्टिव अलग अलग है। आप लोगों को पता चल जाना चाहिए। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है हमारा क्या उद्देश्य है, और इसका मतलब होता है हमारा क्या लक्ष्य है। लाइफ में लक्ष्य सिर्फ एक बनाना चाहिए, और वो लक्ष्य होना चाहिए मुझे काबिल इंसान बनना है, अच्छा इंसान बनना है, ह्यूमैनिटी को आगे बढ़ाना है। ये सबका लक्ष्य होना चाहिए। लेकिन इससे पहले, ऐसा बनने से पहले आपके पास अपने खर्चे के पैसे होने चाहिए, आपके परिवार की जिम्मेदारी आप पूरी करते हो, अपने पेरेंट्स के प्रति आपने जिम्मेदारी निभाई हो, अपने हस्बैंड वाइफ बच्चे अपने भाई बहन जिनके प्रति समाज में आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी थी आपने वो पूरी की हो। ऐसा नहीं होता कि कोई जिम्मेदारी निभानी नहीं, ना पढ़ना ना लिखना ना पैसे कमाना ना काबिल बनना, ना किसी के खर्चे को भाई आगे अफोर्ड करना कि भाई हमारी अब बच्चों का जो पढ़ाई लिखाई वो पेरेंट्स की जिम्मेदारी है ना, कि वो लोग कम से कम 10वीं 12वीं तक तो पढ़ जाएं, उसके बाद बच्चे अपना संभालें, ट्यूशंस करें, कैसे ही करें, अपने खर्चे निकालें। लेकिन एक उम्र तक तो पेरेंट्स की जिम्मेदारी है ना। अब पहली क्लास के बच्चे को आप नहीं कह सकते कि अपना खर्चा खुद उठाए, लेकिन 10वीं क्लास, इनफैक्ट आपका कॉन्स्टिट्यूशन कहता है 8वीं के बाद तो बच्चा अपने लायक कर सकता है काम। क्योंकि देखो 6 से 14 की एजुकेशन का राइट है, कहीं नहीं लिखा कि 20 साल के बच्चे को पढ़ने का अधिकार है। अरे कमाओ और पढ़ो, उसमें आप अधिकार की बात नहीं कर सकते। सरकार और संविधान सिर्फ 14 साल तक के बच्चे की गारंटी देता है। उसके बाद जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, आप सबकी गारंटी संविधान नहीं लेता। आप अपनी पढ़ने की कंडीशंस को खुद पैदा कीजिए, और आप जाके किसी कोर्ट में ये दरखास्त नहीं लगा सकते कि मेरे पिताजी ने मेरी ऐप का पैसा नहीं दिया या मुझे कोचिंग सेंटर में पढ़ने का पैसा नहीं दिया। और ये बहुत बेवकूफ़ी भरी बात होगी अगर आप ऐसा सोचते हैं तो, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सोच समझ के लिखा गया होगा कि RTE 6 से 14 साल के बच्चों के लिए है। ये पूरी उम्र पढ़ाने का ठेका पेरेंट्स का नहीं होता। अब आप जब 10वीं कर जाते हैं ना, तो आप 10वीं से छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाइए, 4वीं 5वीं 6वीं 7वीं को अपने खर्चे लायक पैसे कमाइए। ये बहुत ब्लेस्ड मानिए कि आपके पेरेंट्स आपको बैठा के अभी भी पैसा दे रहे हैं या खिला रहे हैं। नहीं तो जिंदगी में अगर आप संविधान को पढ़ते हैं तो आप देखेंगे ये कंपल्शन नहीं है पेरेंट्स का। तो जिनको जैसे पेरेंट्स मिले ना, अपने आप को ब्लेस्ड समझो कि 2 वक्त की रोटी फ्री में खाने को मिल जाती है, और छत पे तुम आराम से, सिर पे छत है, तुम्हें कोई चिंता नहीं है। ये छोटी मोटी चिंताएं तो हर किसी को होती हैं, लेकिन सोचो जिस दिन कमा के खाना पड़ेगा ना, उस दिन पता चलेगा कि लाइफ बहुत टफ है। तो अब हमेशा भगवान का शुक्रिया करो, अपना ब्लेस्ड मानो अपने आप को। गोल बनाओ अच्छा इंसान बनने का, लेकिन अच्छा इंसान का मतलब ये नहीं है कि जिम्मेदारियों से भाग जाओ। ऑब्जेक्टिव्स बनाओ अपनी लाइफ के, और तुम्हारी एज में तो खासकर 1-1 महीने के ऑब्जेक्टिव बनाने चाहिए। जैसे अभी चल रहा है अप्रैल का एंड, अब मई के एंड में मेरे पास ये चीजें मुझे आनी चाहिए। मैं मैथ्स में इतना चीज अचीव कर चुका हूँ, जीके का इतना पोर्शन मुझे आना चाहिए, मैंने हिंदी में ये टॉपिक कवर कर लेने हैं। अपने ना ऑब्जेक्टिव सेट करने होते हैं हर इंसान को, और धीरे धीरे 1-1 पड़ाव ऑब्जेक्टिव का सेट करके अचीव करते जाओ। फिर नया ऑब्जेक्टिव बना लो, 10 दिन का, 5 दिन का, 7 दिन का, फिर नया ऑब्जेक्टिव। तुरंत गोल आज तक किसी को नहीं मिला। रविंद्रनाथ टैगोर ने भी जीवन में पहले ऑब्जेक्टिव्स बनाए थे, गांधी ने, नेहरू ने, अंबेडकर ने, पटेल ने, जितने बड़े नाम तुमने सुने हैं। और चलो इनको तो हमने देखा नहीं, अपने जीवन में किसी कामयाब आदमी को तो देखा होगा ना, किसी भी कामयाब आदमी को, तुम्हारे घर में, परिवार में, रिश्तेदारी में, तुम्हारे गाँव में, आसपास के गाँव में कोई ना कोई तुमने कामयाब जरूर देखा होगा। और नहीं देखा तो ये शर्म की बात है कि तुम्हें देखना नहीं आता। नहीं तो हमारी रिश्तेदारियों में, जानकारियों में कहीं ना कहीं कोई मामा के घर, बुआ के, चाचा के, ताऊ के, कहीं रिश्तेदारी में कोई ना कोई कामयाब इंसान हर घर में है। ऐसे हमेशा लोग मिलेंगे जो गरीबी की बेड़ियों को काट के आगे बढ़ जाते हैं, और फिर लोग कहते हैं कि भैया ये देखो कहां से कहां पहुंच गया। तो वो जो वहां पहुंचे है ना, उन्होंने जिंदगी में सबसे पहले ऑब्जेक्टिव सेट किए थे। ये ऑब्जेक्टिव आपको अपनी परिस्थितियों के अनुसार सेट करने हैं, और हर किसी की लाइफ के ऑब्जेक्टिव अलग अलग होते हैं। मैंने कल परसों भी शायद बताया था, मेरी लाइफ का सबसे पहला उद्देश्य था कि मैं इंडिपेंडेंट बन जाऊं। इंडिपेंडेंट कैसे? फाइनेंशियली, पैसे के फॉर्म में। और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट मैं क्लास 10th से हूँ। मैं 10वीं क्लास से ट्यूशन पढ़ा के अपने खर्चे से ज्यादा के पैसे कमाने लग गई थी, लेकिन इतने नहीं थे कि मैं जिंदगी चला पाती। तो 10वीं 11वीं 12वीं तो सिर्फ उतना कि भैया अपना खर्चा चलता रहे। 3 बच्चे पढ़ा दिए, 450 रुपये आ गए, 150 रुपये तब फीस हुआ करती थी, उतने से कम मेरा खर्चा था। तो अपना खर्चा खुद निकालने लायक थी मैं। इसके बाद फिर ये देखा कि फटाफट से 12th के बाद फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट अच्छे ढंग से कैसे हुआ जाए। स्कूल में अच्छे इंडिपेंडेंट नहीं होते, बस इतने होते हैं कि अपने खर्चे निकाल लें। लेकिन स्कूल से निकलने के बाद आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने के लिए कोई ना कोई
स्टेप लेते हैं, वो स्टेप सब अपनी परिस्थितियों को देख के लेते हैं और लेना भी चाहिए। अगर आपके माँ बाप बहुत अमीर नहीं है ना, तो जबरदस्ती जिद करके महंगे कोर्सेज मत पढ़ो, मत करो। अगर आपके माँ बाप है ठीक ठाक, तो आप किसी भी कोर्स में एडमिशन लें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपके पिताजी कोई बहुत छोटी मोटी नौकरी करते हैं, मजदूरी करते हैं, किसान हैं, तो आप जबरदस्ती कि नहीं मैं तो ये 1 लाख वाला कोर्स करूंगा ही करूंगा या करूंगी ये गलत है, बहुत गलत है। और ऐसा करने से आपको कुछ नहीं हासिल होना, क्योंकि उस कोर्स में एडमिशन लेने के बाद भी आपको वहाँ इतने खर्चे दिखेंगे, फिर आपको फाइनली फील होगा कि यार गलत किया। पेरेंट्स कितना पेट काट के आपका भरेंगे। तो अपने घर की परिस्थिति को सबसे पहले समझना चाहिए। ये हर इंसान प्रैक्टिकल है, ये बात बिल्कुल ऐसा नहीं कि किताब है, ये प्रैक्टिकल मैंने लाइफ में देखा। अपने घर को देखो, घर की कंडीशंस को देखो और अपने घर की परिस्थितियों के अकॉर्डिंग अपनी लाइफ के ऑब्जेक्टिव्स सेट करो। हर किसी के ऑब्जेक्टिव एक से दूसरे के अलग होंगे, सबके ऑब्जेक्टिव्स कभी सेम नहीं होते। घर में पैसा खूब है, माँ बाप बिल्कुल अपने आप को ब्लेस्ड फील करते हैं, आपके घर में खाने कमाने के बहुत सारे जरिए हैं, घर में बड़े लोग हैं, आपसे ऊपर ही 5-7 लोग हैं जो आपके केयर टेकर हैं, तो आप बहुत बहुत लकी हैं। फिर आपके दिमाग में टेंशन नहीं है, फिर आप फ्री होकर पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आपके ऊपर सिर्फ आपके पिताजी हैं और आपका पूरा परिवार पिताजी के ऊपर डिपेंड है, तो बहुत जल्दी आपको इंडिपेंडेंट होने की कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि पिताजी, भगवान ना करे, कितने सारे बच्चे होते हैं जो बताते हैं पिताजी गुजर गए, उस कंडीशन में सारा परिवार एकदम से बिखर जाता है। तो उस बिखराव से पहले अपनी परिस्थिति को संभाल लीजिए और जितना जल्दी हो सके पहली प्रायोरिटी पे कोशिश कीजिए आप कमाने खाने लायक बन जाए। उसके बाद आगे बढ़ने के लिए बहुत सारे रास्ते होते हैं। ऑब्जेक्टिव्स हमेशा छोटे रखने चाहिए, हमेशा स्मॉल स्टेप्स लेने चाहिए ऑब्जेक्टिव्स में। और एक एक ऑब्जेक्टिव को जब आप अचीव करते जाएंगे ना, तो फाइनली आप देखेंगे जब आप 40 साल के होंगे, 60 साल के होंगे, तो आपकी जीवन का कोई एक गोल आपको दिखाई देने लगेगा। ये जवान बच्चों को नहीं दिखता, अभी आपको नहीं समझ है कि गोल क्या है। अभी आपको लगता है कि बस नौकरी मिल जाए मेरा गोल है, नहीं, वो ऑब्जेक्टिव है। जब आपको नौकरी मिल जाएगी फिर आपकी लाइफ बदलेगी, आपका लाइफ का तरीका बदलेगा। फिर 10 साल बाद, 20 साल बाद जब मेच्योर हो जाएंगे तो आप समझ पाएंगे कि जिंदगी का गोल बहुत अलग होता है और वो वही समझ सकता है जो मेच्योर हो जाता है। तो पहली प्रायोरिटी अपने ऑब्जेक्टिव्स अच्छे सेट करो। अब यहाँ भी लोगों को ये बात समझानी थी, तो इसके लिए पंडित नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पढ़ा। उन्होंने बताया कि हमारा क्या ऑब्जेक्टिव है। ये नहीं कहा कि हमारा गोल क्या है, उन्होंने कहा ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। हम अपने देश के लिए आज़ादी के कुछ टाइम के अंदर अंदर अपने संविधान को लिख के तैयार कर लेंगे, यही ऑब्जेक्टिव था। गोल था एक सुंदर भारत बनाना, आज तक तो बना नहीं। अगर सोचो 47-46 में वो कहते गोल ही अचीव करेंगे, तो यहाँ तक भी नहीं पहुँच पाते जहाँ तक खड़े हैं। ऑब्जेक्टिव हमेशा छोटे रखने चाहिए, अचीवेबल रखने चाहिए, गोल हमेशा बड़ा रखना चाहिए, ठीक है। तो इन्होंने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पेश किया नेहरू ने। इस रेजोल्यूशन में अंबेडकर तो थे जब ये पेश किया गया, लेकिन इसमें फिर से ये लोग नहीं थे, न मुस्लिम लीग और न देशी रियासतें। तो अब अंबेडकर जी ने कहा कि रुक जाओ, वेट कर लो, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, क्या पता ये लोग अपना मान जाएं और ये लोग हमारा साथ दे दें। और अगर ये लोग नहीं आते तो ये तो आधा अधूरा सा भारत है, ये भारत का संविधान कैसे लिख पाएंगे हम, क्योंकि इन लोगों ने भी तो भारत में ही रहना है, तो इनकी मर्जी भी तो होनी चाहिए। और इसीलिए अंबेडकर जी के कहने पे हमने वेट किया और वेट करते करते हमें महीना भर बीत गया और फाइनली ये 13 दिसंबर को पेश हुआ था ना, आगे जाके ये 22 जनवरी, तो 1 महीना प्लस हो गया, 1 महीने से ज्यादा। कुछ लोग आ गए, कुछ रह गए। 22 जनवरी 1947 आपकी आज़ादी का साल आ गया। इस साल ये रेजोल्यूशन आपने पारित कर दिया, यानी जितने लोग प्रेजेंट थे यहाँ, इन सब ने बहुमत से कहा ठीक है, हम सब लोगों ने अपना टारगेट बना लिया, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है और हम इसको अचीव करेंगे। तो ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पेश किसने किया? नेहरू ने। लेकिन पारित नेहरू ने नहीं किया, पारित किया पूरे सदन ने, पूरे हाउस ने। और वो इतना टाइम क्यों लगा दिया पारित करने में? क्योंकि वेट कर रहे थे कि मुस्लिम लीग और देशी रियासतें हमारे साथ आ जाए। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट बात, जब मुस्लिम लीग ने बायकॉट किया ना, तब तो आप आजाद थे नहीं, तो आपका मजाक उड़ाया था इंटरनेशनल लेवल पे चर्चिल ने। और चर्चिल ने कहा था ये भारत जो आज़ादी को अब देखने वाला है, इसके यहाँ जो ये मुस्लिम लीग नहीं आ रही, ऐसा लग रहा है शादी के मंडप से दुल्हन गायब हो। मान लीजिए किसी की शादी है और दुल्हन गायब हो जाए तो शादी कैसे होगी? तो ये चर्चिल का मजाक था कि तुम जो ये संविधान लिख रहे हो, तो तुम्हारे यहाँ से अगर मुस्लिम लीग गायब है, नहीं आ रही है, तो फिर तुम कैसे संविधान लिखोगे? ये कटाक्ष था भारत पर कि भारत को अपनी चीजों को संभालना नहीं आ पा रहा। भाई शादी में से दुल्हन गायब है तो शादी कैसे? तो तुम्हारे यहाँ पे मुस्लिम लीग अगर आती नहीं है
नहीं है तो तुम किसके लिए संविधान लिख रहे हो, और क्या वो संविधान मान्य होगा? ये बात अंदर अंदर हमें भी फील हो रही थी कि मुस्लिम लीग अगर नहीं आ रही है तो ये तो दिखती बात है कि आगे हम सबका संविधान एक नहीं रहेगा और भारत का बंटवारा होगा ही होगा। और ये कहीं ना कहीं सबके मन में था, चाहे दिखाया नहीं, कि भारत का संविधान सिर्फ भारत में ही चलेगा, पाकिस्तान इसको नहीं अलाउ करेगा। और ऐसा ही हुआ। मुस्लिम लीग ने हमारे इसका बायकॉट किया और अपना अलग से, जब हम ये सब कर रहे थे ना, तब इन्होंने ठीक आज़ादी से 1 साल पहले 1946 में 16 अगस्त को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस बना दिया था कि हम तो अपना अलग देश लेके ही रहेंगे और हम नहीं मानते किसी कैबिनेट मिशन को या भारत की संविधान सभा को, हम अपना काम अपने आप करेंगे। तभी तो कहीं पहुंचे ही नहीं, कहीं आए ही नहीं। तो इसीलिए खैर, अब जिसको जो करना था उन्होंने किया। फाइनली आपके देश के लिए संविधान लिखने की शुरुआत कर दी और सबके सामने ऑब्जेक्टिव्स क्लियर कर दिए। किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और फिर सबके दिमाग में एक सेट पैटर्न बैठ गया। जैसे पता है क्या होता है, जैसे आप लोग हैं, अभी आप सुन रहे हैं, आप लोग ना फोकस्ड होकर तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि आपको सुबह पता है कि भाई मेरी 9 बजे ज्योग्राफी की क्लास है, 10 बजे रीजनिंग की, 11 बजे पॉलिटिकल साइंस की, 12 बजे मैथ्स की। अब जो बच्चा सुबह से दोपहर तक इन्वॉल्व है, वो उसके पास एक ऑब्जेक्टिव है, वो सुबह बैठा है तो उसके दिमाग में एक उद्देश्य है कि मुझे अब रीजनिंग पढ़नी है, अब मुझे जीके पढ़नी है, मुझे साइंस पढ़ना है, मुझे मैथ्स पढ़ना है। एक ऑब्जेक्टिव है। अभी गोल नहीं अचीव होगा, गोल बहुत बाद में जाके, लेकिन एक ऑब्जेक्टिव है कि रोज की 45 मिनट की क्लास मुझे लेनी है। तो जिसने धीरे धीरे ऑब्जेक्टिव्स पे काम किया ना, फाइनली वो सक्सेसफुल हो जाएगा। अब जैसे जो बच्चा यूट्यूब पे पढ़ रहा है, यूट्यूब पे पढ़ते पढ़ते क्या करेगा, वो उसने एक वीडियो देखी बहुत बढ़िया, उसने बहुत बढ़िया अपना ध्यान दिया, सब कुछ पढ़ा, लेकिन एक वीडियो के बाद देखा नीचे रिकमेंडेशंस आ जाती हैं, तो उसमें कोई कॉमेडी कुछ आ गया या कोई इस तरह की चीज आ गई, तो उसको खोल के उसमें फिर उससे तीसरे में, चौथे में, पांचवें में वो भटक गया और वो ऑब्जेक्टिव जो है ना वो अचीव नहीं कर पाया। या तो बहुत ज्यादा विल पावर होनी चाहिए आदमी में कि अपने ऑब्जेक्टिव से मुझे डिगना ही नहीं है, हटना ही नहीं है। और अगर नहीं ऐसा हो सकता तो फिर ऑब्जेक्टिव सामने अपने क्लियर कट एक सधे हुए रास्ते पे चलना चाहिए। अभी आप लोग बहुत यंग हैं और आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है कि आप ऑब्जेक्टिव को समझ पाएं। इसीलिए आपकी क्लासेस 4 रखी गई हैं कि एक तरीके पैटर्न में आप लोग इसको फॉलो करके और धीरे धीरे पढ़ाई के साथ जुड़े या जुड़ते चले जाएंगे या जुड़े रह जाएंगे। अगर पढ़ रहे थे तो इस टाइम की सबसे बड़ी जरूरत है पढ़ाई के साथ जुड़े रहना, ठीक है। तो आज हमने बातचीत की कि कैसे भारत की संविधान सभा धीरे धीरे करके अपने काम की तरफ आ गई है। कल हमने बातचीत की थी संविधान सभा का इतिहास कैसे जरूरत पड़ी। आज हमने बातचीत की कि संविधान सभा ने कैसे कैसे काम किया, कितने मेंबर किसके थे, कौन आया कौन नहीं आया, टोटल कैसे बने, महिलाएं कितनी थी, मुस्लिम कितनी थी। और फिर अब हम कल से आंकड़ों के ऊपर बात करेंगे कि किस डेट पे, आज तो 3 डेट तो हमने आज भी देख ली, 9, 11, 13, और इसके बाद आगे कल बढ़ेंगे कि कैसे संविधान सभा ने अलग अलग ये अपनी समितियां बनाई, कमेटीज बनाई और सबने मिलजुल के फाइनली 2 साल 11 महीने 18 दिन में एक ऐसा संविधान तैयार कर दिया जिसने पूरे देश को चलाने का एक रूट दिखा दिया, एक दिशा निर्धारित कर दी। नहीं तो आज तक हम भटक ही रहे होते। ठीक है, चलिए आज इतना ही पढ़ते हैं, बाकी कल पढ़ेंगे। कल कई लोग कह रहे थे कि मैम ये है टेस्ट डाल देना। टेस्ट बिल्कुल डलेंगे, जो जो टॉपिक कंप्लीट होगा ना उसका टेस्ट डलेगा। अभी पहले संविधान कंप्लीट करा दूं, संविधान पूरा होते ही संविधान का टॉपिक जो है टेस्ट डलवा दूंगी और उसकी फिर आपको सॉल्यूशन वीडियो भी मिल जाएगी ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए कि संविधान में कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। थैंक यू।